Hi everyone, welcome to the class. This is the part 2 of UPSC CSAT 2024 पे जो क्लासेस चल रही हैं और हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं 2023 अभी का जो एग्जामिनेशन हुआ हमारे पास लेटेस्ट जो 2023 का एग्जामिनेशन हुआ है यूपीएससी के द्वारा। इस सीसैट पोर्शन को डिवाइड करके हमने मैथ्स और रीजनिंग में डिवाइड कर दिया है। तो मैथ्स का पीवाईक्यूज अभी डिस्कशन चल रहा है जिसका हमने पार्ट 1 जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो दिस इज द पार्ट 2। उसमें जो क्वेश्चंस बच गए थे पार्ट 1 में वो आज डिस्कशन होगा सो दैट आपको एक ओवरऑल आइडिया भी पता चल जाए कि यूपीएससी डिमांड क्या कर रहा है आपसे सीसेट के लिए, क्यों वो सीसेट का पेपर इतना हाई रख रहा है और क्यों फ्लक्चुएशन वहां आ रही है। ठीक है, तो उस पर बात होगी और कुछ क्वेश्चंस भी मैं दिखाऊंगा आज आपको जो हम डिस्कशन करेंगे कि वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आप देखना कि किस तरीके से वेराइटीज चल रही है यूपीएससी के एग्जामिनेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ यूपीएससी सीएससी 2024। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कशन कर लिए थे तो उससे आगे चल लेते हैं। हमने करीबन 7th क्वेश्चन पे हम थे तब। ये हमने देखा था तब क्वेश्चंस और ये मैंने आपको बोला था कि तो आप करके देखना खुद से, है ना। होपफुली आपने अटेम्प्ट तो किया ही होगा ये क्वेश्चन, अगर नहीं किया है तो कोई नहीं, अभी डिस्कशन करते हैं उसका। ठीक है, चलिए डिस्कशन करते हैं इसका कि कैसे कैसे इसको अटेम्प्ट करना था आपको क्वेश्चंस को और किस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके सही सॉल्व कर सकते थे। इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 3 नंबर्स दे रखे हैं, 3 ऑफ द 5 पॉजिटिव इंटीजर। दिस इज 5 पॉजिटिव इंटीजर एंड दैट इज अ पी क्यू आर एस टी। उसमें से 3 जो है वो इवन है। ठीक है, इवन नंबर्स आर दो नंबर्स जो दो से डिवाइड हो जाते हैं बेसिकली, और 2 जो है वो ओड नंबर्स हैं। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में नहीं है, दैट्स वाई कि आपको नहीं पता कि पी इवन होगा और होगा भी, है ना। इस हिसाब से नहीं जाना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, ओनली वन ओनली टू, दोनों सही है या दोनों के दोनों गलत है, नीदर आंसर आएगा, ये आपको बताना था इस क्वेश्चन में। मैंने आपको पिछली बार जो है ना हिंट दे दिया था इसका, कैसे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें पी क्यू आर एस टी 5 नंबर्स हैं, 5 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को आप यहाँ कुछ ना कुछ एज्यूम कर सकते थे कि क्या क्या इसमें एज्यूम कर सकते हो आप। ठीक है, क्या क्या आप एज्यूम कर सकते थे। अगर मैं एज्यूम करूं दैट इज अ पी क्यू आर एस और टी। ठीक है, तो 2 3 4 5 और 6, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि यहाँ तक मैंने हिंट दे दिया था कि इनसे अगर आप करते हो तो आपको आइडिया मिल जाएगा और क्वेश्चन का आंसर हो भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे, क्या ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं आप, ये देख लो, है ना। जिसमें से आपके 3 तो इवन होने चाहिए, दिस इज इवन। 2 ओड होने चाहिए, ये दोनों ओड है। अब आपको बस सेटिस्फाइड करना था क्या ये इवन होगा क्या ये ओड होगा, बस इसमें आपको लगाना था कि कैसे ये कवर होगा। तो अगर इसमें आप देखोगे, अगर मैं सेम उसमें लॉजिक में लगाता भी हूँ इसमें, है ना, तो इसमें आप ये पूछा इसने कि डेफिनेटली इवन होगा, तो आप वैल्यूज को पुट करके देख सकते हो। पी प्लस क्यू यानी कि 3 और 2 5 हो जाएगा, प्लस आर दैट इज द 4 और 3 7 और 2 9, 9 यहाँ आ जाएगा, माइनस एस और माइनस के टी। ठीक है, पी क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी डेफिनेटली इवन होना चाहिए क्या, ये आपको पूछा है, बताओ। डेफिनेटली इवन होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देख रहे हो कैसे भी हम अरेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर वैल्यूज देख रहे हैं तो 9 माइनस के 11, तो माइनस के 2 आ जाएगा कुल मिला के यहाँ, माइनस के 2, माइनस 2 भी एक इवन नंबर ही है। इसी तरीके से भी अरेंज कर रहे हैं अगर हम पी क्यू आर एस टी को, तो यहाँ पे इवन नंबर ही यहाँ पे लाई करेगा, दैट्स वाई इक्वेशन नंबर 1 या फिर स्टेटमेंट नंबर 1 तो सही है, दिस इज करेक्ट। ठीक है, अब स्टेटमेंट नंबर 2 को आप वेरीफाई करो। इसमें जो इक्वेशन दे रखी है वो देख लो एक बार। हाँ, इक्वेशन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, इसने बोला कि ये डेफिनेटली ओड होना चाहिए, है ना। इसको वेरीफाई करने के लिए तरीका ही सिंपल से है, 2p प्लस क्यू कर लेते हैं। 2p मतलब 4 हो जाएगा, प्लस क्यू की वैल्यू है 3 आपके पास, प्लस 2r यानी कि 8, माइनस के 2s माइनस के 10 और प्लस टी मतलब कि ये हो जाएगा 6। तो इसको जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 14, 8 और 4 12 और 3 15, और 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, 21 माइनस 10 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 21 माइनस 10 दैट इज दी 11। तो ये पूछ रहा है कि डेफिनेटली ओड होना चाहिए क्या ये,
बताओ, क्या ये डेफिनेटली ओड होना चाहिए या नहीं? तो अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक बार इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर लेते हैं। ये 4 हो जाएगा प्लस के क्यू दैट इज 3 प्लस 2r यानी कि 8 माइनस के 2s यानी कि 10 प्लस t यानी कि 6। तो 8 और 4 12 और 3 15 और 6 15 और 6 हो जाएगा आपका 21 माइनस के 10 यानी कि यहाँ से 11 आ रहा है ना। यानी कि यहाँ से क्या आ रहा है, 11 है। 11 में अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली ओड तो है ये, है ना। 11 जो है ओड है, बट ये एक प्राइम नंबर्स भी है यहाँ, दिस इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। बट इस केस में ये बोल रहा है कि डेफिनेटली ओड होना चाहिए। क्या डेफिनेटली ओड वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी क्या इसमें? क्या डेफिनेटली ओड वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड हो सकती है क्या? मेरे को एक बार ये बताओ बस आप, क्या डेफिनेटली ओड वाली कंडीशन इसमें वेरीफाई कर सकते हैं क्या हम? बोलो। नहीं कर सकते ना। डेफिनेटली ओड पूछा है, अगर डेफिनेटली इवन है वो तो वेरीफाई हो गया यहाँ पे। डेफिनेटली ओड वाली केस में वेरीफाई नहीं हो सकता बिकॉज 11 जो है वो प्राइम नंबर्स भी आ रहा है। ठीक है, तो अगर खाली ओड होता तब तो मैं सोच सकता था, बट अभी के केस में सिर्फ ओनली वन जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओनली वन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी के केस में, क्योंकि 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 यहाँ डेफिनेटली वर्ड ना होता तब हम इसको करेक्ट कर सकते थे। ठीक है, अब ये नंबर्स आप ना अलग भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि कुछ यही नंबर लेने हैं, फिक्स नहीं है कुछ भी, है ना। क्योंकि अगर लोग अलग भी लेते हो, डिफरेंट नंबर भी लेते हो, बस ये सेटिस्फाइड होना चाहिए ये वाली इक्वेशन की 3 नंबर इवन है और 2 उसमें ओड है और वो सेम उसमें नहीं है, पैटर्न में नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग इन द रेस्पेक्ट ऑफ द प्राइम नंबर p इन द कंपोजिट नंबर c। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट है, इसमें पूछा कि कौन सा इसमें से करेक्ट है, वही है, मतलब बेसिकली पैटर्न नहीं फॉलो करना होगा। सो दैट आपको एक बार एग्जांपल के थ्रू आपको समझना होगा कि क्या क्वेश्चन चल रहा है ना। जब आप क्वेश्चंस को एक बार एनालाइज कर लोगे कि p जो है वो एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होंगे जो सिर्फ अपने आप और एक से कैंसिल आउट होंगे, बाकी किसी से कैंसिल आउट नहीं होंगे। कंपोजिट नंबर जो कैंसिल आउट हो जाते हैं, सिंपल ना। इस केस में क्या होगा ये सोचो आप, इस केस में क्या होगा आपको ये बताना है। अब इसमें 3 स्टेटमेंट देखो क्या है, पी और सी के बारे में ही बात हो रही है। पी प्लस सी डिवाइडेड बाई पी माइनस सी वो इवन होगा, क्या ये सही होगा? टू पी प्लस सी कैन बी ओड, मे बी ओड हो सकता है, मे बी नोट ना, आगे देखेंगे हम। पी और सी कैन बी ओड, पी और सी ओड भी हो सकते हैं ना। कैन बी वाला है यहाँ, सारी पॉसिबिलिटी वाले हैं, अगर आप देख रहे हो तो एग्जैक्ट नहीं पूछा है कि ये है, आंसर नहीं है, एब्सोल्यूट आपसे क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, पॉसिबिलिटी के बेसिस पे क्वेश्चन है, तो कैन बी और कैन नॉट बी वाला ही ये केस है। ठीक है, तो यूपीएससी ने जो सेट किया है पैटर्न, वो कुछ कुछ इस तरीके से सेट किया कि हमें पी और सी को आपको देखना पड़ेगा, पी और सी को हम कुछ एज्यूम कर सकते हैं क्या या नहीं। ये एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के केस में हम पी को अगर 11 एज्यूम करते हैं सपोज, हाँ, और सी क्योंकि कंपोजिट नंबर है तो इसको 9 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई 11 माइनस 9। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 10 एक इवन नंबर होता है, तो कैन भी एक इवन नंबर, बिल्कुल सही है, मतलब हो सकता है यहाँ पे ना। दिस विल बी द करेक्ट, पहला तो स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है ना। अगर पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है तो दूसरे वाले को भी हम यूज कर सकते हैं ना इसी एग्जाम्पल के थ्रू। तो 2p प्लस सी, 2p का मतलब हो जाएगा 22 प्लस सी का मतलब हो जाएगा 9, 9 और 2 11 यानी कि 31, 31 एक और नंबर होता है, तो ये भी सेटिस्फाइड हो जाएगा उस केस में, तो है ना। तो फर्स्ट जो है वो इवन नंबर आ रहा था ना, अगर मैं 11 और 9 को एज्यूम कर रहा हूँ डिजिट्स को पी और सी के बेसिस पे, वो पी और सी कैन बी ओड, ये ओड हो सकते हैं, 11 और 9 तो ओड नंबर है ना, 11 और 9 तो ओड नंबर है, कैन बी ओड, समझ रहे हो उसका मतलब। ये डेफिनेटली ओड नहीं है बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे ये दिस इज द प्राइम नंबर, दिस इज द प्राइम नंबर ऑल्सो ए ओड नंबर, कैन बी वाला सेटिस्फाइड हो रहा है, तो दैट्स वाई आपका ये भी सेटिस्फाई ही करेगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है उस केस में सही हो जाएगा, यानी कि 1 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट। समझ में आया सबको?
इजी है, मुश्किल नहीं है, है ना। ठीक है, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आएगा अगला, है ना? ये इजी था। अब ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है। इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा, इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा ये सोचो आप एक बार। क्वेश्चंस को मैं कैसे करूंगा, इसमें दिया गया है, पहले ये देखो। एक 3 डिजिट नंबर है ए बी सी, कोई भी नंबर हो सकता है 3 डिजिट में, है ना, अभी कंफर्मेशन नहीं है। और मल्टीप्लीकेशन विद डी, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ तो मेरे को एक नंबर मिलता है 37 डी डी। ठीक है, अब यहाँ मतलब ए बी सी में नंबर आएगा, कुछ ना कुछ डिजिट्स आएगी, वेर ए बी एंड सी आर द डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट्स ना। ये हाईलाइटेड पार्ट है, इसको ध्यान से नोट करना। ठीक है, ये नॉन डिजिट नंबर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की क्या वैल्यू आएगी। अब इसमें कुछ भी गिवन नहीं है कि मेरे को अगर ए बी सी भी कुछ मिल जाता तो मैं सेटिस्फाइड करा सकता था, बट यहाँ पे सिंपल 3 डिजिट नंबर है, उसको मल्टीप्लीकेशन जब डी से कर रहे हैं तब 37 डी डी आया हुआ है ना। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछी है और इसमें एक वैल्यू भी है कि मतलब ऑप्शन है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू द इनसफिशिएंट डेटा। क्या हम इसका आंसर निकाल भी सकते हैं या नहीं, वो भी तो जरूरी है ना। ऐसा तो नहीं कि ऑप्शन में दिया हुआ है तो वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। ठीक है, आपको करना क्या है, सारे के सारे जितने हम क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से भी ट्राई करना, है ना। आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपकी अप्रोच क्या हो सकती है, सो दैट आपको पता भी चलता रहे साथ में कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसको देखो कैसे करेंगे, इसको देखिए कैसे करेंगे हम। देखो, इसमें इसने बोला एबीसी एक नंबर है, ठीक है, इसकी मैं जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डी से, यही तो कहा इसने, तो मेरे को 37 डी डी मिल रहा है, मतलब 4 डिजिट का एक नंबर मिल रहा है मेरे को, है ना। 4 डिजिट में अगर कोई नंबर मिल रहा है 37 डी डी, तो इसको अगर मैं बाइफर्केशन कर लेता हूँ, अगर मैं इसको बाइफर्केशन कर लेता हूँ तब कैसे निकल के आएगा। तो इसको अगर मैं बाइफर्केशन कर रहा हूँ तो कैसे निकल के आएगा 3700, क्योंकि 100 पे है ना ये, डी वाला क्या हो जाएगा 10th डिजिट, मतलब कि डी प्लस यूनिट डिजिट ये वाला डी, यही तो बात है। अगर मैं इसको कोई भी नंबर से आपके पास, तो वो कैसे डिवाइड हो, कैसे बनता, कैसे वो सोचो। एक यूनिट डिजिट पे एक नंबर होगा, यहाँ 10th डिजिट पे एक नंबर होगा, यहाँ 100 डिजिट पे एक नंबर होगा, है ना। इसी तरीके से नंबर फॉर्म होते हैं। तो मैंने वही बाइफर्केशन कर लिया 37 डी डी को, कि 3700 तो यहाँ हो जाएगा, डी के साथ टेंस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि इंटू 10 इंटू डी, और यूनिट डिजिट पे आपका डी आ जाएगा। ये बाइफर्केशन कर दिया मैंने इस नंबर को। ठीक है, इस नंबर को जब मैंने बाइफर्केशन कर लिया और जब मैं इसको डी से डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, जब मैं इसको डी से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा वो देखते हैं। अगर मैं इसको डी से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या रिजल्ट मेरे को निकल के आएगा। अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ तो 3700 डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा, प्लस इस डी से ये डी कैंसिल आउट कर दूँ इसको मैं यहीं पे, इस डी से ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इंडिविजुअल डिवाइड करना है, तो 10 यहाँ एक यहाँ, तो 11 आ जाएगा टोटल। ठीक है, इस तरीके से बाइफर्केशन कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ये बाइफर्केशन मैंने कर लिया यहाँ पे, क्योंकि मेरे को ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए ना भाई, ये वैल्यू चाहिए मेरे को। ये वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ मैं, अब इसमें आपको देखना होगा। ठीक है, अगर मैं वैल्यूज को पुट करने की कोशिश भी करता हूँ, अगर मैं वैल्यूज को पुट करने की कोशिश भी करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ए बी सी जो मल्टीप्लाई करने पे बताया उसने, वो नॉन जीरो डिजिट्स आनी चाहिए, मतलब ए बी सी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, कुल मिला के बात इतनी सी, है ना। तो ए बी सी की अगर वैल्यू डिजिट्स मतलब जीरो नहीं होगी, है ना, जीरो नहीं होनी चाहिए, नॉन नॉन जीरो डिजिट्स होनी चाहिए। नॉन जीरो जीरो के डिजिट्स में आपका क्या यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, अब आपको ये देखना है ना, अब आपको ये देखना है। अगर मैं डी की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, क्योंकि ये एक तरह से, अगर आप देख रहे हो, क्योंकि ये था ना पूरा का पूरा स्टेटमेंट ना, तो अगर मैं डी से डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी की, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी कुल मिला के, है ना। ए बी सी की वैल्यू यही तो निकल के आई।
अब यहाँ डी के बारे में अगर हम देख रहे हैं, डी की वैल्यूज अगर मैं 1 एज्यूम करता हूँ, है ना, अगर मैं डी की वैल्यू 1 एज्यूम करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास डी की वैल्यू मैंने 1 एज्यूम की, तो यहाँ पे जो रिलेशन निकल के आएगा वो कितना आएगा, 3711। एक तो ये आया, बट 3711 तो निकल के आ गया, लेकिन एबीसी जो कहा था उसने, एबीसी जो कहा था आपको, वो 3 डिजिट नंबर था ना। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तीनों की, एक 3 डिजिट नंबर निकल के आना चाहिए था, बट यहाँ तो 4 डिजिट का आ गया है, तो उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, है ना, अगर डी की वैल्यू मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो। ठीक है, टू के केस में क्या होगा देखो, टू के केस में अगर मैं टू यहाँ पे लिखता भी हूँ, है ना, तो इसको यहाँ डी बराबर 1, यहाँ डी बराबर 2। डी अगर 2 होता है तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 और 2 अट्ठे 16, 5 0 प्लस 1 यहाँ भी देखो 5 4 डिजिट की ही वैल्यू निकल के आएगी एक तरह से, तो उसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं अगर मैं डी की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो, है ना। तो हमें जो केस देखना है, हमें जो केस देखना है वो, अगर मैं डी की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो तब भी अगर आप देख रहे हो 4 डिजिट की वैल्यू निकल के आएगी, है ना। अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो 4 को भी देख लेते हैं एक बार केस ना। 4 नम 36, 10 4 दूनी 8 और यहाँ 5 तो प्लस 11। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 6, 963 हो जाएगा 4 रखने पे, है ना। 4 रखने पे आपका 936 हो जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाइड तो हो रहा है उस हिसाब से। 4 रखने पे 936 हो रहा है, और इसने पूछा था सम ऑफ द डिजिट्स बताओ, तो ये हो सकता है, पॉसिबल केस है ना, क्योंकि इसमें सेटिस्फाइड कर रहे हैं। बट अगर मैं 5 भी रखता हूँ, क्योंकि 5 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा ये, इसको 5 के भी रख के देख लेते हैं एक बार, है ना। 5 30, 5 7 35, 2 5 20 0 ना। 5 रखने पे ये हो गया, इसको प्लस करेंगे तो 751 आ जाएगा। ये भी एक 3 डिजिट नंबर निकल के आ रहा है अगर मैं 5 रख रहा हूँ तो इसमें, है ना। इसमें अगर मैं 5 रख रहा हूँ तब भी मेरे पास वैल्यू जो निकल के आई है वो ये निकल के आई है। बट इस केस में देखोगे अगर आप, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे अगर आप बी की वैल्यू देख रहे हो, यहाँ भी बी की वैल्यू 5 आ गई है, तो डी की वैल्यू भी 5 है जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे, है ना। दोनों 5 है, ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। एक ही हमारे पास ऑप्शन बचा जो कि फोर्स है, तो इसको आपको अगर ए प्लस बी प्लस सी करना था, ये वैल्यू चाहिए थी, तो उसमें आप ऐड करोगे तो 9 और 3 12 और 6 18 आंसर आना चाहिए था, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये दमदार क्वेश्चन था गाइस। ठीक है, क्लियर सबको, समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन था काफी, क्योंकि इसमें ट्रिकी है काफी चीजें, है ना। यहाँ आपको नंबर्स तो बनाना है, जब हम डी से डिवाइड कर रहे हैं तब आपको ए बी सी की वैल्यू तो मिल जाएगी, बट यहाँ पे आपको 1 बाई 1 करके रख के देखने पड़ेंगे नंबर सारे, इससे और सेटिस्फाइड हो रही है इक्वेशन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा था। आगे चलते हैं। इसको बताओ, ये कैसे करोगे, सोचो, तो बताइए ये कैसे होगा। इसको कैसे किया जा सकता है, सोचो। इसमें बोला है इसने, फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, कोई भी वैल्यूज हैं आपकी एक्स वाई जेड की, द 6 डिजिट्स नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स वाई जेड इज डिविजिबल बाय। तो फॉर एनी चॉइस ऑफ एक्स वाई जेड, इससे इसने 3 नंबर से एक थ्री नंबर से एक 6 डिजिट का नंबर फॉर्म किया। उस 6 डिजिट नंबर्स को किससे डिवाइड कर रहे हैं, ये कंप्लीटली डिविजिबल किससे हो सकता है। नंबर्स आया है एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी चॉइस हो सकती है, तो ये डिवाइड किससे होगा ये आपसे पूछा है। डिवाइड किससे होगा ये आपसे पूछा है, तो इसको अगर बाइफर्केशन करना होगा मेरे को, जैसे मैंने अभी किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो कैसे करूंगा मैं, एक्स वाई जेड 1 2 3, 3 जीरो तो ये आ जाएगी ना, ये 3 जीरोज आ गई, प्लस बाकी क्या बचेगा इसमें, बाकी क्या बचेगा, अगर एक्स वाई जेड ही बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो लिखा जा सकता है ना, इसमें से एक्स वाई जेड कॉमन ले सकते हैं हम, 1000 यहाँ पे आ जाएगा,
तो +1 यहाँ पे बचेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे वैल्यूज जो निकल के आएगी, तो एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई करने पे एक वैल्यू आ रही है, मतलब जो कुल मिला के जो एक्सप्रेशन आ रहा है 1001। मतलब जो अभी एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी ना, या एक्स वाई जेड जो 6 डिजिट का नंबर था, वो कुछ इस तरीके से मैंने फॉर्म कर लिया, है ना, कि आप इस तरीके से देख सकते हो। तो यानी कि जो नंबर जो है मल्टीप्लाई होगा 1001 से, 1001 नंबर से जो डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, वो नंबर इससे भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब 1001 किससे डिवाइड होता है ये आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। 101 जो है वो नंबर किससे डिवाइड होगा ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए था। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स की। ये ऐसा नंबर है, ये 3 नंबर से डिवाइड होता है। वो कौन कौन से नंबर होते हैं आपको दिख रहा है, 1 डिविजिबिलिटी रूल पे भी बेस्ड है क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर 1 देखोगे, यहाँ पे 1 देखोगे, तो 1 1 1 माइनस 1 1 0, मतलब डिफरेंस 0 हो गया। तो डिविजिबिलिटी पे ये 11 से डिवाइड होगा ही होगा, 13 से भी डिवाइड होगा ये, और ये 7 से भी डिवाइड। ठीक है, तो 7 11 13, 7 11 और 13 कंप्लीटली डिविजिबल वाला एक नंबर है हमारे पास 1001, है ना। इससे मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं हम, या इससे कुछ फॉर्म कर रहे हैं नंबर्स, तो वो नंबर भी आपका इन तीनों से डिवाइड होगा कंप्लीटली। तो द आंसर विल बी द 7 1 11, 7 1 11 और 13 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर सबको, समझ में आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन था ये भी। बस आपको बाइफर्केशन करना जानना आना चाहिए था कि इससे अगर मैं ये चीज बना सकता हूँ, क्योंकि 101 का फैक्टर ही ये है एक तरह से, है ना। 101 का अगर फैक्टर ये है, तो 101 आपका कंप्लीटली डिविजिबल इससे है। अगर ये इससे डिविजिबल है, तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, ये पूरा डिवाइड होगा, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा। समझ रहे हो? क्लियर? आगे बढ़े। जो भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, जो भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो उससे पहले आप एक बार देख लिया करो, एक बार खुद से ट्राई किया करो, सो दैट आपको आइडिया भी लग जाएगा कि यूपीएससी किस तरह का पेपर सी सेट के लिए डिजाइन कर रहा है। जीएस में तो उसका रोल है ही है, यूपीएससी का अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन इसको बोला जा रहा है स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं इसको। तो ये अनप्रेडिक्टेबल क्यों है? क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चंस आप देखोगे तो बहुत ज्यादा वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन दिखेंगे आपको, है ना। और जो फर्क दिखेगा लेवल में, डिफरेंस, वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि एक क्वेश्चन इजी, मतलब थोड़ा इजी आ गया, अगला ही क्वेश्चन बहुत हार्ड है ना। तो लेवल एकदम से चेंज हो रहा है। तो वहाँ जो है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे तो मैंने आपके लिए डिजाइन कर दिया कि एक साथ सेट कर दिया पूरा का पूरा मैथ सेक्शन, बट एग्जाम में ऐसा नहीं है। एग्जाम में तो वैसे आ रहे हैं, है ना, कि कोई क्वेश्चन इंग्लिश का आ गया, फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स, इस तरीके से बाइफर्केशन है। तो वहाँ आपको चूज करना पड़ेगा कि ये वाला क्वेश्चन मेरे को करना है, ये वाला मेरे को क्वेश्चन स्किप करना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चले। ये क्वेश्चन देखो, ये कैसे किया जाएगा। ये कैसे किया जाएगा, इसने पूछा 125 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म द क्यूबिकल ब्लॉक। हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय द अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ कैसे है। इस तरीके से क्यूब अरेंज्ड है, दिस इज द क्यूब, ये क्यूब हो गया, इसको क्यूबिकल ब्लॉक बनाया गया है ना। इस तरीके से 3D फिगर आपकी है, ये कुछ इस तरीके से डिजाइंड है आपका। इस तरीके से क्यूब्स रखे हुए हैं, है ना। 125 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं, एक जैसे दिख रहे हैं बिल्कुल। तो उनको फॉर्म करके एक क्यूबॉइड बना दिया। क्यूबॉइड आपको पता है ना, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीजें होती हैं। ये 3D फिगर हो गया, 3D डायमेंशन का क्वेश्चन हो गया आपका, मेंसुरेशन। इस तरीके के 3D फिगर्स होते हैं, इस तरह का क्यूबॉइड होता है जिसमें एल, बी, डी और एच होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। लेकिन जब क्यूब की बात कर रहे हैं, उसमें सब आइडेंटिकल होते हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, सब ए होगी। इस केस में अगर वॉल्यूम्स की बात करें, वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, एल बी एच, लेंथ ब्रेथ हाइट। इस केस में होगा तो ए क्यूब, साइड का क्यूब। ठीक है, अब लेकिन ये नहीं पूछा इसने कि वॉल्यूम निकालो, इसने क्या पूछा कि
125 आइडेंटिकल क्यूब्स होगी, जैसे एक आइडेंटिकल क्यूब ये, दो ये ऐसे ही 125 आइडेंटिकल क्यूब्स एक साथ अरेंज है, उनको क्यूबॉइड बना दिया मिला के, है ना। हमें तो वो बताने होंगे हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स, एक दूसरे से सराउंडेड है लेकिन फ्रॉम ईच साइड, हर एक साइड से ऐसे कितने क्यूब्स होंगे, कैसे निकलेगा बताओ, कैसे निकलेगा। एक तो हम वो निकाल सकते हैं ना, एक चीज तो हम निकाल सकते हैं ना, क्या, कि जो एक्सपोज नहीं है, जैसे तो 25 आपको दिया हुआ है, दैट्स वाई 5 की 3 हम इसको लिख सकते हैं ना, 5 × 5 × 5, तो जो n की वैल्यू आ गई आपकी वो 5 आ गई, एक तरह से हम बोले तो n की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। अगर n की वैल्यू 5 आ गई, आपको बताना है कि जो इंटरनल क्यूब्स होंगे वो कितना होगा, इंटरनल क्यूब्स का आपको क्या करना है, n-2 का क्यूब होता है, ये आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी। n कितना है आपका 5, 5 - 2 3, 3 का क्यूब हो गया आपका 27, 27 जो होगा 27 विल बी द करेक्ट आंसर, ये होंगे क्यूब्स फ्रॉम, क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड, ठीक है। ये पता होगा तभी कर पाओगे इस क्वेश्चन को, वरना ये स्किप ही होना। हाँ, हालांकि बेसिक क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बट अगर नहीं पता है तो ये होगा ही नहीं। फिर कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यूपीएससी के पेपर में जिसमें आपको अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे, कुछ क्वेश्चन होते हैं अर्थमेटिक के जिसमें आप थोड़ा बहुत माइंड लगा के हाँ स्टार्टिंग कर सकते हो क्वेश्चन की, बट कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को, वो होगा ही नहीं, है ना, जब तक आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता है। नंबर सिस्टम में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा क्लासेस, जब आपकी क्योंकि कुछ 1% की क्लास हो चुकी है, फिर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक एनालिसिस स्टार्ट किया था, सो दैट आपको ओवरऑल पता चल जाए कि कहाँ तक हमें जाना है, ठीक है। और नंबर सिस्टम के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैंने इसी वजह से उनकी नंबर सिस्टम की क्लासेस जो है आपकी कोर्स में वो काफ़ी ज़्यादा रखी है, सो दैट आपका पूरा कवर कर लो आप नंबर सिस्टम को, और वहाँ से ये भी पता चल जाएगा आपको किस लेवल तक जाना है और कितनी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस पढ़ने हैं ना। तो ये क्वेश्चन था इजी, बट ये वो तभी है जब आप पता हो आपको, ठीक है। चलें आगे, ये अच्छा क्वेश्चन था, पर चलिए तो देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे होगा, ये क्वेश्चन देखिए कैसे होगा, इसमें क्या पूछा है आपको, ध्यान से आपको देखना है एक बार ना, कैसे करेंगे ये देखो। इसमें लिखा हुआ है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट, अलग अलग मतलब 8 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर, ये नंबर है 1 1 2 2 3 3 4 4, is that odd digit occupy the odd position and even digits occupy the even position, ठीक है। तो 2 और 2 4, 2 6, 2 8, ये 8 डिजिट के नंबर है। अब इनको अरेंज कैसे करोगे आप, ये सोचो, इनको अरेंज कैसे किया जाएगा, कितना, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड रीअरेंजिंग, रीअरेंज करना है आपको कि हर एक नंबर जो होगा ओड डिजिट पे तो ओड पोजीशन पे ही आए वो, ओड डिजिट जितनी भी हैं, जैसे ये ओड डिजिट है, ये ओड डिजिट है, ये ओड पोजीशन पे ही आनी चाहिए, इवन डिजिट जो है इवन पोजीशन पे ही आनी चाहिए। इस तरह के कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं या नंबर ऑफ किस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, है ना, ये आपको पूछा है इसमें। देखो, पहली तो बात, आप जब भी ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा ना, एक तरह से कॉम्बिनेशन परमुटेशन वाला क्वेश्चन हो गया, है ना, पीएनसी वाला क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट आपको फाइंड आउट करने, नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने। तो इसमें जो नंबर्स हैं आपके, अगर मैं बात करूँ तो ओड पोजीशन पर अगर मैं नंबर लिखता हूँ या ओड डिजिट्स में लिखता हूँ, ओड डिजिट्स आपके पास कितनी है, 1 1 3 3, है ना। इवन्स की बात करूँ, इवन नंबर कितने हैं या इवन डिजिट्स कितनी है, 2 2 4 और 4, ठीक है। ये ओड डिजिट्स होगी, ये इवन डिजिट्स होगी, इनको अरेंजमेंट आपको फिट करना होगा कि कहाँ से ये अरेंजमेंट होगा। अब आपको देखना है, अब आपको देखना है कि इसके कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं ना। फोर डिजिट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अभी, है ना, फोर डिजिट के नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं टू बी अरेंज्ड, तो 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल होगा, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाय क्यों होगा? डिवाइडेड बाय इसलिए होगा कि कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे एक नंबर ये रिपीट हो गया, एक नंबर ये रिपीट हो गया, तो 2 नंबर आ गए, तो 2 इंटू 2 भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब हम अरेंजमेंट कर रहे होते हैं कि कितने नंबर ऑफ वेज बन सकते हैं, तो बस उतना ही फैक्टोरियल आपको लेना है ना। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि वो नंबर उसको 1 से 1 तक आपको चलाना है ना, बैक एंड में, रिवर्स में, सो दैट आपको जो ओपन करोगे आप वो आप कर सकते हो डायरेक्टली फैक्टोरियल को। जैसे ये इसको ओपन करना है तो मैं कैसे करूँगा? 4 3 2 1। नीचे कितना हो गया? 4 हो गया। कुल मिला के 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। इसके तो 6 नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं ओड डिजिट को रीअरेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ रिपीटिंग भी आ रहा था आपको, है ना। 6 आपके इसके आगे। अगर मैं इवन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इवन की बात कर रहा हूँ, तो इवन के भी 2 ही आएंगे, मतलब इवन के भी 6 ही आएंगे कुल मिला के, है ना। क्योंकि यही ये भी तो सेम तरीके से अरेंज होगा, तो 2 इसमें भी आएंगे, क्योंकि 2 बार रिपीट ये भी हो रहा है, तो कुल मिला के 6 यहाँ पे आ जाएगा ना। 6 होंगे ओड डिजिट्स के नंबर, 6 होंगे इवन डिजिट्स के नंबर जो आप रीअरेंजमेंट करोगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर हम देखेंगे कि अलग अलग तरीके से 8 डिजिट्स रीअरेंज हो जाएं, तो 6 इसके हैं, 6 इसके हैं, दैट इज वाई 6 नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे आपके रीअरेंज करने के लिए। तो दैट्स मीन ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। क्लियर है सबको? बताओ, किसी को कोई डाउट इसमें? आई थिंक नहीं होना चाहिए, मे बी। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। यूपीएससी में आप जो भी क्वेश्चन देखोगे ना, सारे अच्छे क्वेश्चन ही लगेंगे आपको ना, कोई भी एज अ फालतू का क्वेश्चन नहीं लगेगा कि हाँ ये कैसे हो गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या है। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसमें यही पूछा है बस, इसमें से कौन सा करेक्ट है, ओनली वन ओनली टू। दो क्वेश्चन आपको, दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, है ना। दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, दोनों स्टेटमेंट को वेरीफाई करोगे आप और देखोगे कि कैसे ये कवर होगा। कैसे कवर होगा आपको ये बताना है। चलो देखें, टाइम एंड वर्क का जब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट तब तो कवर करेंगे ही अच्छे से टाइम एंड वर्क, बट अभी मैं बता देता हूँ कैसे कवर होगा, है ना, थोड़ा सा बेसिक। जैसे टाइम एंड वर्क को जब भी हमें सॉल्यूशन करना होता है तो दो तरीके होते हैं, दो मेथड्स हमारे पास होते हैं। एक तो फ्रैक्शन मेथड जो आपने बुक्स बुक्स में देखा ही होगा। एक मेथड हमारे पास होता है कि आप एलसीएम मेथड से भी इसको कर सकते हो, है ना। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं। तो ए बी एंड सी, ठीक है। ए जो है, ए बी सी वर्किंग इंडिपेंडेंटली, मतलब अलग अलग सब, है ना। कैन इट डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 16 12, 8 16 और 12 दिनों में वो कंप्लीट कर रहे हैं किसी काम। फिर ए के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ए इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है, सी इतने दिन में कर रहा होगा, है ना। तो ये आपको दिया हुआ है अलग अलग, ये आपको दिया हुआ है अलग अलग, ठीक है। तो ए बी सी जो है वो 8 16 और 12, 8 16 12 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ए अलोन वर्क्स ऑन द मंडे, मंडे को काम कर रहा है। बी अलोन वर्क्स ऑन द ट्यूसडे, सी अलोन वर्क्स ऑन द वेडनेसडे। ये मतलब अलग अलग काम ही करते हैं, किसी के साथ नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, अलग काम कर रहे हैं। ए अलोन अगेन वर्क्स ऑन द थर्सडे। अब देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यहाँ तक हो गया, फिर ए आ गया थर्सडे को काम करने, ठीक है, एंड सो ऑन। थर्सडे, थर्सडे के बाद आएगा फ्राइडे, फिर सैटरडे, फ्राइडे को बी काम करेगा, सैटरडे को आपका सी काम करेगा। इसी सोन इसी पैटर्न में फॉलो होता जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको ये पूछा है कि द वर्क विल बी फिनिश्ड इन थर्सडे। वर्क जो है वो कौन से दिन फिनिश होगा, इसने खुद ही बता दिया थर्सडे को होगा। क्या ये सेटिस्फाइड होगा? तो हम बताएंगे हाँ। नहीं सेटिस्फाइड होता तो हमें देखना पड़ेगा। द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज, ये भी पूछा है। दोनों एक तरीके से एक साथ ही निकल जाएंगे हमारे, है ना। पहले तो हम निकालते हैं कि ए बी सी का जो इफिशियंसीज है वो निकाल लेते हैं। जैसे 8 यहाँ आ गया, 8 16 और 12, ठीक है। ये काम कर रहे हैं अलग अलग इंडिविजुअली इतने इतने दिनों में, है ना। तो अगर हम टोटल काम की बात करें यहाँ पे,
कि टोटल काम एज्यूम कितना हो जाएगा एलसीएम मेथड, तो इनका एलसीएम जो है वो नंबर होगा जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 48। यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, कैसे डिवाइड करके, है ना। तो ये क्या निकल गया है, ये आपकी पर यूनिट या पर दिन वो कितना काम कर रहे हैं, दैट इज द इफिशियंसी। क्लियर है यहाँ तक कि वो पर डे वो 6 यूनिट काम कर रहा है, दैट इज ए, वो 3 यूनिट काम कर रहा है, दैट इज बी, ई इज 4 यूनिट काम कर रहा है ना। तो पर दिन कितना कर रहा है या इफिशियंसी कितनी है उसकी, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलें आगे। अब टोटल इफिशियंसीज तो आपको पता चल गई, 6 और 3 और 4, है ना, टोटल इफिशियंसीज आपकी आ गई। अगर मैं बात करूं कि जो सब्सिक्वेंटली दिन होंगे वो कितने यूनिट्स में काम कर लेगा, अगर मैं बात करूं तो ना, तो 3 दिन जो काम कर रहे हैं पहले तो उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि ए मंडे को काम कर रहा है, मंडे, बी ट्यूसडे में काम कर रहा है, और सी जो है आपका वेडनेसडे में काम कर रहा है। तीनों दिन जो है काम कर रहे हैं अलग अलग, तो टोटल निकल गया कितना है, 6 और 3 9, 9 और 5, 9 और 4 13, 13 यूनिट जो है वो 3 दिन काम कर रहे हैं, तब जाके 13 यूनिट तक वो निकाल पा रहे हैं, है ना। ठीक है, ये तो हो गया आपका अलग अलग। ठीक है, लेकिन अगेन जो है थर्सडे में भी काम कर रहा है वो। ठीक है, तो जो रिपीट हो रहा है, तो थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया। ठीक है, थर्सडे को कौन काम कर रहा है, थर्सडे को कौन काम कर रहा है, ये देखो, ए जो थर्सडे में काम कर रहा है, फिर सो ऑन चल गया, तो टोटल फिर 13 यूनिट दोबारा से आ जाएगी, है ना। दोबारा से अगर आप देखोगे, दोबारा से 13 यूनिट आ जाएगा। ठीक है जी, लेकिन अगर आप देख रहे हो अभी तक संडे का नहीं पता चला है मेरे को, 6 के 6 दिन तो पता चल गया कि कितना कितना आ रहा है, तो संडे को कौन काम करेगा, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। ये हमारे पास संडे को तो पता नहीं है, तो सैटरडे तक आपका ये हो गया, है ना। ठीक है, बी मंडे को काम कर रहा है, तो संडे को कौन काम करेगा, संडे, मंडे और ट्यूसडे, अमाउंट ऑफ वर्क तो वही रहने वाला है ना, 13 यूनिट ही, अमाउंट ऑफ वर्क तो 13 यूनिट ही रहने वाला है। तो संडे मंडे ट्यूसडे ये भी बचा, तो इनको और ले लेते हैं साथ में, है ना, संडे मंडे और ट्यूसडे, तो यहाँ भी तो 13 यूनिट ही निकल के आएगा, सिंपल है। ट्यूसडे, वेनेसडे थर्सडे और बचा, क्योंकि मेरे को 48 तक बिठाना है, मेरे को टोटल 48 यूनिट बिठाना है, तो यहाँ तक आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा दिन निकल के आएगा और कितने दिन लगेंगे, वो भी आपको पता करना है। 10 दिन तो लगेगी नहीं, यहाँ ही अलग हो गया है ना, क्योंकि ये कितना यूनिट्स हो गया, 13 3 39, 39 तो यहीं पे हो गए, है ना, 39 यूनिट तो यहीं पे कवर हो गया अभी तक, तो 39 दिन कवर हो गया है, 2 दिन बचा हुआ, वेनेसडे थर्सडे, वेनेसडे क्योंकि संडे मंडे ट्यूसडे हो ही गया, तो वेनेसडे थर्सडे को और काउंट कर लेते हैं। वेनेसडे थर्सडे को कौन कौन सा काम करेगा, अब ये चेक कर आउट कर लो बस आप। 6 और 3 9, मतलब कि ए और बी काम करेगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे और थर्सडे, तो 6 और 3 9। ठीक है, कितना काम कंप्लीट हो चुका है, बस ये चेक आउट करो एक बार, क्या कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ 48 यूनिट का काम। तो 13 यहाँ पे हो गया, 13 13 26 और 39 39 और 9, 48 हो गया। हाँ, तो टोटल इतने दिन आपको लगेंगे कवर कराने में। ठीक है, तो 48 यूनिट्स जो है वो कंप्लीट हो गया काम। तो 48 यूनिट्स अगर कंप्लीट हो गया तो कितने टाइम लगेगा, तो नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने पड़ेंगे ना, तो नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, टोटल काउंट कर लो, ये 3 3 6 3 9 और 2 11, तो टोटल 11 डेज आपको कंप्लीट करने में लगेंगे, सो दैट टोटल वर्क जो है कंप्लीट हो जाएगा। बट इसमें करना क्या था आपको, नंबर ऑफ डेज जो है वो निकालने को दिए थे ऑलरेडी, वो इसने बहुत बताया था कि 10 यूनिट, बट इसमें दिया हुआ है जो हमारे अकॉर्डिंग निकल के आया, दैट इज 11 यूनिट। ठीक है, क्लियर, क्लियर है सबको। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी या स्टेटमेंट नंबर सेकंड तो है इनकरेक्ट। ठीक है, ये तो गलत हो गया। तो वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन द थर्सडे, तो थर्सडे को क्या वर्क फिनिश हो रहा है, क्या वर्क फिनिश हो रहा है थर्सडे को, हाँ, क्योंकि लास्ट में तो थर्सडे ही बचा है ना, लास्ट में थर्सडे ही बचा, तो यानी कि ये तो करेक्ट है। तो हमने क्या किया, 48 डेज को ही डिवाइड कर लिया अकॉर्डिंग टू द
पैटर्न, जो जो इसने पैटर्न बताया। क्लियर है बात इतनी सबको? किसी को कोई डाउट अभी तक नहीं ना? तो 48 डेज को हमने बाइफर्केशन कर लिया जिस हिसाब से इसने बताया, और बाइफर्केशन के बाद हमें पता चला कि लास्ट में जो है वो थर्सडे ही निकल के आ रहा है, तो लास्ट में जो फिनिश होगा वर्क वो थर्सडे में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट नंबर 1 तो करेक्ट है। सेकंड वाले में 10 दिन नहीं लग रहे, 11 दिन लग रहे हैं टोटल हमें, है ना, इस वजह से ये वाला गलत हो गया, तो ओनली वन जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। समझ में आया भाई सबको? ये मुश्किल नहीं था, ये इजी था क्वेश्चन, होपफुली आपने कर भी लिया होगा ये। होपफुली आपने कर भी लिया होगा ये क्वेश्चन, है ना, ये मुश्किल नहीं था पर। क्लियर? चले आगे। चलो इसको देख लेते हैं एक बार, ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना, कैसा क्वेश्चन है एक बार पढ़ के देखो, आप एक बार ट्राई करो खुद से, फिर मैं बता रहा हूँ, एक बार आप खुद से ट्राई करो। द राज हैज़ 10 पेयर ऑफ रेड, 9 पेयर ऑफ वाइट, 8 पेयर ऑफ ब्लैक शूज इन द बॉक्सेस, ठीक है, 9 ये है, सॉरी 10 ये हैं, 9 ये हैं, और 8 ये है ब्लैक पेयर। इफ ही रैंडमली पिक्स शूज वन बाय वन, एक एक करके पिक कर रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बॉक्स टू गेट ए रेड पेयर ऑफ शूज टू वियर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द अटेम्प्ट ही हैज टू मेक। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ? टोटल शूज देखो आपके पास कितने हैं, 18 और 9 हो जाएंगे आपके 22, 27 शूज आपके पास अभी अवेलेबल हैं, है ना। बट इसमें आप देख रहे हो नंबर ऑफ पेयर्स हैं, है ना, पेयर में है ये, तो अगर मैं वैसे निकालना चाहूँ तो अलग अलग कितने होंगे देखो, रेड पेयर, तो रेड पेयर 10 पेयर ऑफ शूज हैं, तो टोटल शूज कितने होंगे 20 यहाँ पे, अलग अलग। वाइट की अगर मैं बात करूँ, ये 18 हो जाएंगे, और ब्लैक पेयर की बात करूँ तो ब्लैक के आपके डबल हो गए, 3 हो जाएंगे, है ना, 14 और 2 और 2 4 और एक 5, 47 54, टोटल आपके पास 54 शूज हैं जो जो अलग अलग आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ अटेम्प्ट करने के लिए हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा बुरा सा बुरा वर्स्ट केस सिनेरियो। कैसे? क्योंकि राज जो है पिक कर रहा है वन बाय वन करके, है ना, इनमें से पिक करता जाएगा बॉक्स में से, है ना, टू गेट ए पेयर ऑफ शूज, क्योंकि उसको रेड पेयर पिक करने हैं, रेड पेयर शूज को पहनने हैं, है ना, तो मैक्सिमम जो अटेम्प्ट लगेंगे उसको मेक करने में वो कितने लग सकते हैं, ये पूछा है। तो 54 शूज आपके सामने पड़े हैं, सोचो, विजुअलाइज करो खुद सोच के, और अलग अलग 3 तरह के आपके पास शूज हैं, है ना, तो अगर 3 तरह के शूज होंगे और उसमें से आपको पिक करना होगा तो नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, खुद सोच के देखो। अगर आपके साथ ये होता, आप राज की जगह आपका नाम होता तो आप कैसे करते, है ना। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है ये सोचो, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, सबसे बुरा क्या होगा, उसको रेड पेयर शूज करने हैं, है ना, रेड उसको पहनने हैं, लाल जूते पहनने हैं उसको, सबसे बुरा केस क्या बन सकता है कि उसने जब भी वो चूज करेगा वो टोटल व्हाइट और ब्लैक ही उठा ले, सबसे बुरा तो ये हो सकता है ना। भाई 18 और 16 34 हो गए, 34, जब भी वो उठाए, है ना, सबसे बुरा क्या हो सकता है कि वो हर बार व्हाइट और ब्लैक ही पिक कर रहा है, रेड वो उठा ही नहीं पा रहा, सबसे बुरा तो यही हो सकता है ना, पहनने उसको रेड है, पर वर्स्ट केस जो है ये बनेगा। ठीक है, वर्स्ट केस आपका ये बन सकता है कि भाई 34 शूज वो पेयर उठा ले और उठा के वो यही पहन ले, है ना। फिर अगर वो 2 पेयर शूज उठाता है, मतलब पिक करता है, तो वो रेड होने चाहिए अब, है ना। तो हम क्या इंश्योर करेंगे, रेड शू जो है, जो रेड शू है वो पेयर में उठाए, सही बात है। तो रेड शू उठाने के लिए, तो अगर हम अलग अलग देखेंगे रेड शूज में, तो कितने होने चाहिए आपके टोटल, है ना, अगर हम रेड शूज की हिसाब से देखें तो, है ना, कि वन रेड शू लेफ्ट फुट के लिए लेगा, वो वन शूज वो राइट के लिए लेगा, तो इस तरीके से वो कितने पेयर उठा लेगा ये आपको देखना होगा, क्योंकि आपको तो
उसको तो पिक करने हैं, उसको तो पेयर चाहिए है ना, उसको पहननी है, तो लेफ्ट में भी पहनेगा, वो राइट में भी पहनेगा। तो इस तरीके से कितने केसेस बन सकते हैं, अगर हम वैसे देखें तो 11 केसेस इसमें बन सकते हैं, है ना। 11 केसेस इसमें बन सकते हैं। 11 केसेस अगर इसमें से बन सकते हैं तो 34 ये हो गया, 11 ये हो गया, तो टोटल कितना बचा, 45 केसेस में, 45 केसेस में आपका जो है वो पेयर जो है वो रेड का आ जाएगा, या वो रेड शूज पहन लेगा, बात इतनी सी। तो हमें पहले वर्स्ट केस में निकालना है। वर्स्ट केस निकालने के बाद हमें ये देखना है कि जब वो रेड रेड और वाइट, लेफ्ट और राइट फुट में पहन रहा होगा, तो उसके 11 केसेस यहाँ से बनेंगे, है ना। तो जब 11 केसेस बन रहे होंगे तो 11 प्लस 34 को जब आप ऐड करोगे, तब आपका तब आपका 45 आपका यहाँ से बन जाएगा। क्लियर? क्लियर सभी को? ठीक है। ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, तो देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन ए बैट्समैन सिक्योर दी exactly 25 runs by securing the single runs, fours and six only, respective of the sequence of securing shots। ठीक है, तो इस केस में जो होगा, इस केस में आपको क्या बनना चाहिए, सोचो। इस केस में आपका क्या होना चाहिए, है ना। ये एक तरह से ये बोलना चाह रहा है कि हाउ मेनी वेज, कितने वेज ऐसे बन सकते हैं कि बैट्समैन सिक्योर करे एग्जैक्ट 25 रन, ना। तो सिंगल रन भाग के ले ले, वो चौका मार दे, वो छक्का मार दे, वो ना। कोई भी सीक्वेंस ऑफ सिक्योरिंग, कोई भी सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हो। आपको नंबर ऑफ वेज बताने हैं, कितने नंबर ऑफ वेज बन सकते हैं अगर वो सिंगल लेता है, चौका मारता है, छक्का मारता है, 25 रन में बिठाने। ठीक है, तो इसको मैं दे रहा हूँ आपके लिए, ये आप खुद से करोगे। अच्छा क्वेश्चन है, जैसे अभी मैंने परमुटेशन का बनाया, नंबर ऑफ वेज कॉम्बिनेशन वाला बिठाया, वैसे ही क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो आप खुद से करोगे, ठीक है। चलो। तो देखते हैं व्हाट इज द रिमाइंडर। ये रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन है, देखो। ये क्या है, रिमाइंडर थ्योरम पे आपका क्वेश्चन है। ये क्या है, एक बार देखो इसमें। तो दिया क्या हुआ है कि व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 95 96 इज डिवाइडेड बाई 100। ये 100 से जब डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, शेष फल क्या आएगा। कुल मिला के बात इतनी सी है ना। क्या आएगा आपका अगर हम डिवाइड करते हैं 100 से। अगर आप देख रहे हो इसमें, अगर हम चेक करें, मतलब नंबर्स तो यही है, बाकी तो नहीं है। इसमें 5 यहाँ आ रहा है, तो 5 यहाँ आया है, 5 यहाँ है, बाकी तो 5 नहीं आएगा कहीं भी। तो जो 5 वाले हैं वो कितने होंगे, 85। 100 से डिवाइड करना है ना, इस वजह से मैं 5 वाले ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि 100 वाला जो है, क्योंकि 87 प्राइम नंबर है, 89 प्राइम नंबर है, 91 में भी 100 से डिवाइड पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। 13 से कैंसिल आउट हो सकता है, बट उससे 100 से कोई मतलब नहीं है। हमें 5 वाले हम काउंट करेंगे तो 85 आएंगे, 95 आएंगे। ठीक है, और जो 4 वाला है, 4 वाला भी चाहिए मेरे को। 4 वाले में क्योंकि 4 भी 900 से डिविजिबल है, तो 96 वाला एक यहाँ से बन जाएगा हमें, है ना। तो कुल मिला के आपके ये दो आपको मिल जाएंगे, है ना। अगर हम 5 5 वाले देखते हैं तो 5 वाले टूज आगे, दो 5 वाले आगे, और एक 4 वाला आ गया। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो कितने बन जाएंगे, यहाँ से हम है 25 × 4 यानी 25 × 4 यानी कि 100, है ना। 100 आ जाएंगे। तो अगर 100 हमारे पास आ जाएंगे और हमें 100 से ही डिवाइड करना है, तो अगर ऊपर आपका आ जाएगा 100 के बेसिस पे, तो 100 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर तो फिर बचने का ही नहीं ना, तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। कुछ सोचो ना आप, अगर ऊपर मैंने 100 का बेसिस बना लिया, है ना, कि 5 वाले कितने होंगे, 4 वाले कितने होंगे, तो जब वो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा होगा तो रिमाइंडर तो बचेगा नहीं, अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो। और कंप्लीटली डिविजिबल के केस में जीरो आपका बचना चाहिए। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है। ये वाला वैसे मैंने आपको कराया भी था एक जगह। इसमें करना क्या है, आपको इसकी यूनिट डिजिट बतानी है ना। ये नंबर है 57242
की पावर आपको दे रखी है 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। अब यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी, है ना। जब मैं पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम में तो ये सब चीज़ें बताऊंगा, अभी थोड़ा सा जान लो। 0 से लेके और आपका 9 तक होता है ना नंबर, ये 10 नंबर होते हैं। तो इसमें गोल्डन डिजिट जो होती है वो होती है 0 1 5 6। 4 और 9 में हम साइक्लिसिटी चला सकते हैं, बचा क्या 2 3 7 8। ठीक है, ये नंबर्स हमने इस तरीके से डिवाइड कर लिया। इसमें हमें करना क्या होता है, देखो पहले तो इसमें देख लो कि कितना ये बन रहा है मल्टीप्लाई करके। ये कितना हो जाएगा 63 और ये कितना हो जाएगा 15। मल्टीप्लाई जब आप करोगे 45 4 15 90 और 4 94 945 है ना, 945। अगर ये 945 945 बन रहा है, इसकी पावर ये गई, तो आपको पता है ये जो है यूनिट डिजिट पे कितना 2, मतलब ये इस वाले केस में जाएगा। तो इस वाले केस में होता क्या है कि जो भी पावर होती है उसको 4 से डिवाइड करना होगा हमें, और रिमाइंडर का हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो हमें इसमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है 4 से डिवाइड करके, तो कितना आ जाएगा 8 12 2 6 24, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा 1। तो जितना रिमाइंडर बचना है उतना ही पावर आप ऐड कर दो। तो इसकी पावर जो है जितना रिमाइंडर बचा इसकी पावर कितनी हो जाएगी, दैट इज 1। इतना रिमाइंडर आया। तो 2 की पावर कितनी है 1 है, 2 की पावर अगर 1 है तो रिमाइंडर जो यूनिट डिजिट बनेगी वो कितनी बनेगी 2। दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको हम साइक्लिसिटी से भी कर सकते थे। जैसे 2 की पावर आपका ये है ना 945 ओड नंबर है, तो इवन नंबर्स ओड नंबर की साइक्लिसिटी चलनी स्टार्ट होगी, तो वहां से भी इसको किया जा सकता था। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब दो मेथड से कर सकते थे कुल मिला के। ठीक है, तो यहाँ तक ही रखते हैं इस सेशन को, और काफ़ी सारे क्वेश्चन आज हमने डिस्कशन कर लिए। बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो नेक्स्ट सेशन, उससे नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन हो जाएंगे। ठीक है, होपफुली आपको समझ में भी आए होंगे। कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड है नो डाउट, है ना, कुछ क्वेश्चंस आपके ट्रिकी जरूर है, हार्ड नहीं है ना। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम के देखने को मिले हमें यहाँ, तो जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे बाकी और अच्छे से क्लियरिटी आपकी हो जाएगी कि नंबर सिस्टम को कैसे बाइफरकेट करके चीज़ों को कवर करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से देखने को मिलते हैं, है ना। मैंने एक बाइफरकेशन यूट्यूब पे किया भी था कि किस क्वेश्चन किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। उसमें भी देख के आप पता लगा सकते हो कि हाँ नंबर सिस्टम का वेटेज ज़्यादा है। 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो लगभग 0.5% 50% वेटेज, लगभग 19 के क्वेश्चन के आसपास वहाँ से देखने को मिल रहा है। तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, बाय टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। सी यू गाइस, मेहनत से पढ़ते रहो। अगर यूपीएससी बोलना है तो सी सेट को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। बाय टेक केयर, हैव अ नाइस डे।